हेलो गाइस, इस वीडियो में कॉट्स रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रूल आज से 60 साल पहले डॉक्टर एडगर एफ कॉड ने दिया था। उस समय डिजिटल एरा नहीं था, पर ये रूल्स हर डेटाबेस टूल्स और थ्योरी में लाइक ओरेकल, माइस्क्यूएल में आज भी यूज किया जाता है। डीबीएमएस आरडीबीएमएस में डेटा को हैंडल करने के लिए इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। कॉड रूल्स कहता है कि यदि डेटा आपका इस रूल पे आधारित है तो डेटा कहीं भी हो आप उसको एफिशिएंट वे में एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि यदि घर पे कभी लाइन चला जाए तो अंधेरे में भी आप मैच बॉक्स ढूंढ लेते हैं। ठीक उसी तरह से डेटा यदि कहीं भी रखा हुआ है और इस रूल को फॉलो करके रखा हुआ है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे रिजर्वेशन में आप देखते हैं कि कहीं से भी आप अपना रिजर्वेशन कराते हैं और उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस भी कर सकते हैं। इसका मतलब है डेटा कहीं एक जगह या डिफरेंट प्लेस पे रखा हुआ है और आप उसको ग्लोबली एक्सेस कर पाते हैं। ये पॉसिबल इस कॉड रूल्स के वजह से हुआ है। अब ये कॉड रूल्स क्या है? ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। इसके पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता था तो उसी का इनहैंस वर्जन आरडीबीएमएस। डीबीएमएस आरडीबीएमएस दोनों जगह पे इसको यूज करते हैं। इसमें 13 रूल्स हैं। इसको डेवलप करने वाले डॉक्टर एडगर एफ कॉड हैं और कॉड्स के 12 कमांडमेंट्स या डायरेक्टिव रूल्स हैं। तो बेसिकली कॉड रूल्स को 12 रूल्स भी कहते हैं और 12 रूल्स ही इसको जाना जाता है फ्रॉम रूल 1 to 12। लेकिन रूल 0 ये एक नया ऐड किया गया जिसमें ये बता रहा है कि द रूल 0 इज द फाउंडेशन रूल। ये हमारा एक फाउंडेशन रूल होगा। अब ये फाउंडेशन रूल क्या करता है? ये फाउंडेशन रूल बताता है फॉर एनी सिस्टम दैट इज advertised or claimed as an RDBMS, that system must be able to manage databases completely through its relational capabilities. यदि कोई सिस्टम कहता है कि RDBMS है तो वो ये इंश्योर करता है कि रिलेशनल कैपेबिलिटीज जो हमारा है वो इस डेटाबेस के थ्रू या इस सिस्टम के थ्रू मैनेज होगा। तो जैसे MySQL कहता है कि RDBMS है तो ये इस रिलेशनल डेटाबेस को या रिलेशनल फॉर्मेट को ये सपोर्ट करेगा। इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि डेटाबेस मस्ट बी इन रिलेशनल फॉर्म। अब ये रिलेशनल फॉर्म क्या है? रिलेशनल फॉर्म का कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा टेबुलर फॉर्म, 2 डायमेंशनल फॉर्म में रखा जाएगा और टेबल में क्या होते हैं? रो एंड कॉलम्स। तो हर डेटा को हम रो और कॉलम के फॉर्म में रखेंगे तो ये आरडीबीएमएस के रूल को फॉलो करेगा, इस रूल को फॉलो करेगा। नॉट इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे पहले डीबीएमएस वगैरह में क्या होता था कि डेटा को हम ग्राफिकली, टेबुलर या चार्ट फॉर्म आदि में रखते थे, लेकिन ये फाउंडेशन रूल बता रहा है कि यदि आरडीबीएमएस है तो हर चीज को टेबुलर फॉर्म में रखना है। दैट इज कॉल्ड रूल 0 और द फाउंडेशन रूल। और यदि ये रिलेशनल फॉर्म में है तो आप डेटाबेस को रिलेशनल कैपेबिलिटीज के आधार पे कहीं से भी एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। रूल 1 कहता है द इंफॉर्मेशन रूल। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं टेबल रूल। टेबल रूल कहने का मतलब ऑल इंफॉर्मेशन वेदर इट इज यूजर इंफॉर्मेशन और डेटा और मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या है? यदि यहाँ पर हम एक टेबल ले रखे हैं, ये हमारा डेटा है
ये हमारा डेटा है और इस डेटा को इस कॉलम में रखने के लिए हम एक और भी एट्रीब्यूट का नाम देते हैं जिसको कहते हैं स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर। इसी तरह से कोर्स को स्टोर करने के लिए हम एक नाम ले रहे हैं कोर्स आईडी और ग्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रेड कह रहे हैं। तो ये सभी तो हमारे डेटा हो गए, मगर इस डेटा को इस टेबुलर फॉर्म में हैंडल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा डेटा चाहिए जो ये इसका नाम है जिसको हम एट्रीब्यूट कह रहे हैं। स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और ग्रेड, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हो गए और ये इस डेटा के बारे में बता रहा है कि इस कॉलम में जो भी डेटा होगा वो स्टूडेंट का आईडी होगा, सिमिलर टाइप का। इस तरह से इस कॉलम में कोर्स का होगा और ये पहला रो स्टूडेंट 1 के बारे में बता रहा है, सेकंड भी स्टूडेंट 1 के बारे में बता रहा है, थर्ड रो भी हमारा स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, लेकिन ये फर्स्ट स्टूडेंट का और ये सेकंड स्टूडेंट का है। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये मेरा डेटा कहलाएगा, ये मेरा डेटा कहलाएगा। और इस डेटा को हैंडल करने के लिए जो हम डेटा यूज कर रहे हैं, इस डेटा को हैंडल करने के लिए हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो डेटा कहलाता है मेटा डेटा। तो यहाँ पे मेटा डेटा, ये जो आप देख रहे हैं इसका हेडिंग स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और ग्रेड, ये सब हमारे मेटा डेटा कहलाएंगे। ये हमारा मेटा डेटा कहलाएगा। इसी तरह से आरडीबीएमएस और रिलेशनल फॉर्म में हर चीज को हम टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। इस रूल का मतलब है कि ऑल इंफॉर्मेशन, चाहे वो डेटा हो या डेटा के बारे में डेटा हो, ये डेटा हुआ और ये डेटा के बारे में डेटा है। मेटा डेटा को कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा के बारे में जो भी चीज रखा जा रहा है वो हमारा मेटा डेटा हो गया और ये ओरिजिनल डेटा हो गया। तो डेटा हो या मेटा डेटा हो, दैट इज स्टोर्ड इन ए डेटाबेस मस्ट बी एंटर्ड एज ए वैल्यू इन ए सेल फॉर ए टेबल। और टेबल में ये दोनों चीजें रखी जाएंगी। इट इज सेड दैट एवरीथिंग विद इन द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए टेबल लेआउट। कोई भी चीज हो, डेटा हो या मेटा डेटा हो, वो टेबुलर फॉर्म में ही यहाँ रखा जाएगा। यही इस रूल का कंसेप्ट है। ये रूल ये भी कहता है कि जिस कॉलम में जो भी वैल्यू रखा जा रहा है एक ही तरह का वैल्यू होगा और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट S1 का 2 ग्रेड है, एक कंप्यूटर साइंस में और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर साइंस में A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में B। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि S1 CS 101 IT 102 इसी कॉलम में हम और ग्रेड में A, B करके हम नहीं रख सकते, क्योंकि यदि यहाँ पर हम B रखते हैं और इस जगह पे कॉमा करके IT रखते हैं, IT 102, तो उससे ये रो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये रिलेशनल फॉर्म में नहीं हुआ। रिलेशनल फॉर्म कहता है कि ईच एंड एवरी कॉलम मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू। हर एक रो, हर एक कॉलम में के सेल में जो भी डेटा होगा वो इंडिविजुअल होना चाहिए, उसका दूसरा वैल्यू उसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह का यदि कोई केस है तो इसको कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो आप आगे पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, यदि कहीं मल्टी वैल्यूड है तो इसको हटा करके हम इस तरह से टेबल को कन्वर्ट करते हैं। और इस तरह से टेबल को कन्वर्ट करने से हमारा मल्टी वैल्यूड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन जिसको एटॉमिक होना चाहिए, तो हर एक कॉलम में हमारा जो भी वैल्यू है वो एटॉमिक होना चाहिए। रूल 2 कहता है द गारंटीड एक्सेस रूल। ईच डेटा एलिमेंट इज गारंटीड to be accessible logically with a combination of the table name, primary key and attribute name और column value। तो
यदि डेटा टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है तो इसका एक नाम होगा। जैसे इस टेबल का नाम हम स्टूडेंट रख सकते हैं। यह हमारा यदि स्टूडेंट टेबल है तो इस स्टूडेंट टेबल के नाम से और जितने भी एट्रीब्यूट दिए हुए हैं वो सारे एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिफरेंट क्वेरीज से हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो आईडीज होते हैं वो जनरली हमारा प्राइमरी की या रेफरेंस की हो सकता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि प्राइमरी की हमारा यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। और इस टेबल नेम प्राइमरी की और एट्रीब्यूट के हेल्प से हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका आधार नंबर दिया हुआ है तो आपके सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आधार नंबर आप नहीं जानते हैं तो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम से आपको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यू 2 पर्सन के सेम नहीं हो सकते। यदि 3 पर भी हम आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे तो चौथे एट्रीब्यूट को रखेंगे, जैसे फादर्स नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और उसमें कोई और एट्रीब्यूट जैसे मदर्स नेम भी हम ऐड करते हैं। तो अब ये 4 चीज़ें किसी 2 पर्सन के सेम नहीं हो सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी की बेसिस पर या एट्रीब्यूट के नेम की बेसिस पे। तो यहाँ पर आधार नंबर हमारा की है जिसको कि प्राइमरी की बनाएंगे, बट यदि आपको आधार नंबर पता नहीं है तो उसका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और अदर एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ एट्रीब्यूट नेम। रूल सेकेंड, द गारंटेड एक्सेस रूल बताता है कि यदि डेटा को हम कॉर्ड रूल के आधार पर रखे हैं तो हम उसके इन सारी चीज़ों के हेल्प से, टेबल नेम, प्राइमरी की और एट्रीब्यूट नेम से, हम दुनिया के किसी भी कोने से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने एग्जांपल बताया, रेलवे रिजर्वेशन में टिकट का बुकिंग करना और उसको एक्सेस करना। रूल थर्ड कहता है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सी एट्रीब्यूट में कुछ एट्रीब्यूट्स का वैल्यू अवेलेबल नहीं होता किसी पर्टिकुलर समय में। जैसे मान लें कि हम यदि स्टूडेंट का 2 फ़ोन नंबर है तो हम 2 कॉलम बनाते हैं, फ़ोन नंबर 1 एंड फ़ोन नंबर 2, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट के 2 फ़ोन नंबर्स हों। तो यदि मैक्सिमम स्टूडेंट के 2 फ़ोन नंबर्स हैं तो उनको हम 2 कॉलम फ़ोन 1 फ़ोन 2 नाम के 2 एट्रीब्यूट में रख सकते हैं। लेकिन किसी का यदि फ़ोन 1 नहीं है, फ़ोन 1 है फ़ोन 2 नहीं है, तो उसमें जो डेटा होगा वो नल डेटा होगा। और इस तरह के बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिसके वैल्यू अनअवेलेबल हो ड्यूरिंग द एक्सेसिंग ऑफ द डेटाबेस। तो वैसे केस में कहता है कि ये नल वैल्यू हमारा डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा का भी हो सकता है। जैसे किसी का फ़ोन नंबर नहीं है तो ये न्यूमेरिक डेटा है, किसी का नाम पता नहीं है, कैरेक्टर डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है। तो हर तरह के डेटा टाइप में नल वैल्यू हो सकता है, मगर नल वैल्यू को हर एक डेटा टाइप में ऐसे डिफाइन करना है कि हर जगह पे वो एप्लीकेबल हो सके। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। नल इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा वैल्यू, यानी हम फ़ोन नंबर रख रहे हैं तो फ़ोन नंबर में इंटीजर होगा या नंबर होगा, और इसी तरह से इस किसी स्टूडेंट का नाम पता नहीं है तो जो कि स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, दोनों में नल उस कॉलम के वैल्यू से इंडिपेंडेंट होगा। फ़ोन में ये इंटीजर से इंडिपेंडेंट है, स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों में नल का ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग रूल,
डेटाबेस डिक्शनरी, ये हमारा कहता है द डेटाबेस कैटलॉग विच कंटेन्स मेटा डेटा अबाउट द डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड यूजिंग द सेम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह से हम डेटा को एक्सेस करते हैं वैसे ही मेटा डेटा को भी हम एक्सेस करें, और ऊपर के रूल में बताया गया है कि डेटा हो या मेटा डेटा हो, रूल 1 बताता है सबको हम टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। तो यदि डेटा को हमने टेबुलर फॉर्म में रखकर एक्सेस किया तो मेटा डेटा को भी हम यदि कोई टेबल में रख दें तो मेटा डेटा को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। The database catalog which contains metadata about the database must be stored and accessed using the same relational database management system। ये एक्चुअली डेटाबेस डिक्शनरी के बारे में कह रहा है, और ये डेटाबेस डिक्शनरी हमारा जहां भी होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा। रूल 4 कहता है, रूल 5 कहता है द कंप्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। हम डेटा को डिफरेंट सॉफ्टवेयर से एक्सेस करते हैं, जैसे MySQL से भी एक्सेस कर सकते हैं, Oracle से भी कर सकते हैं, फॉक्सबेस था, फॉक्स प्रो था, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी टूल्स थे। तो कई डिफरेंट टूल्स में जो डेटा का एक्सेसिंग है, एक्सेसिंग कहने का मतलब उसमें इंसर्शन, डिलीशन, डेफिनेशन एटसेट्रा जो भी क्वेरी है वो सारा क्वेरी हम किसी एक लैंग्वेज के थ्रू करें ताकि सब जगह वो एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसके थ्रू आप किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसके थ्रू आप किसी टेबल को, किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, नए या अल्टरनेट कर सकते हैं, तो ये DDL में चला जाएगा। और डेटा को कंट्रोल करने के लिए हम जिस कमांड को यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड DCL, यानी DML, DDL, DCL की फैसिलिटी किसी एक पर्टिकुलर यूनिक लैंग्वेज में होना चाहिए, और वो यूनिक लैंग्वेज हमारा SQL है। तो इसी SQL को Oracle भी यूज करता है और हमारा MySQL और अदर RDBMS टूल्स यूज करते हैं। A crucial component of any efficient database system is to ability to offer an easily understandable data manipulation language that is DML। यहाँ सिर्फ DML लिखा हुआ है जो उसके रूल में, लेकिन DML, DDL, DCL सब होना चाहिए। That facilitate डिफाइनिंग से DDL में आएगा, क्वेरिंग आपका DML में जाएगा, एंड मॉडिफाइंग ये भी DML में आ सकते हैं, DDL में भी आ सकते हैं, और DCL कंट्रोलिंग से रिलेटेड होगा। इंफॉर्मेशन विद इन द डेटाबेस, ब्रैकेट में जो भी चीज दिया हुआ है उसके ओरिजिनल कोड रूल्स में नहीं लिखा हुआ, ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, यह लिखा हुआ है। रूल 6 कहता है द व्यू अपडेटिंग रूल। व्यू अपडेटिंग रूल कहता है एक्सटर्नल और व्यू टू फिजिकल स्कीमा अपडेशन। हम किसी भी DBMS टूल में डेटा को यदि रखते हैं तो इसके 3 लेवल होते हैं। जहां पर डेटाबेस एक्चुअल में स्टोर होता है उसको हम फिजिकल स्कीमा कहते हैं या फिजिकल लेयर कहते हैं, और इस जगह पर जो डेटा है इसके जितने भी मेटा डेटा है उसको हम इस सेकेंड लेवल पे रखते हैं जिसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल लेयर। और इस कंसेप्चुअल, ये हमारा फिजिकल डेटा हो गया, इसके ऊपर हमारा ये कंसेप्चुअल लेयर है, इसको लॉजिकल लेयर भी कहते हैं। और इसी लॉजिकल लेयर से हम डिफरेंट व्यूज बनाते हैं। जैसे कोई टेबल दिया हुआ है जिसमें रोल नंबर दिए हुए हैं, नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, और इसका रिजल्ट दिया हुआ है। तो इस रिजल्ट और इस टेबल में 4 डिफरेंट कॉलम्स दिए हुए हैं। अब किसी को चाहिए कि भाई किसी पर्टिकुलर रोल नंबर का या पर्टिकुलर
नेम के स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है, उसको एड्रेस से मतलब नहीं है। तो ये क्वेरी या ये व्यू क्या लिखेंगे, इनका व्यू होगा कि आप उस स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम और उसका रिजल्ट बता दीजिए। तो ये 3 कॉलम उनको चाहिए। किसी दूसरे को चाहिए ये चीज़, मान लीजिए कि उनके गार्जियन को चाहिए कि भाई उसका रिजल्ट क्या है, तो इस रोल नंबर या इस नेम का रिजल्ट क्या है वो बताइए। किसी दूसरे पर्सन्स को चाहिए, जैसे ऑफिस में किसी कारणवश से यदि उस स्टूडेंट को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े, उसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, उसको एड्रेस से मतलब है। तो अ, उसके लिए रोल नंबर, नेम और एड्रेस, ये 3 कॉलम चाहिए। ये एक अलग व्यू हो गया। जबकि हमारा जो रिजल्ट था, जो उसके पेरेंट को चाहिए, उसको रोल नंबर और रिजल्ट का रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 कॉलम का है। इसी तरह से और भी अदर कॉलम हो सकते हैं। नेम और रिजल्ट बता दीजिए, ये भी एक क्वेरी हो सकती है। तो कंसेप्चुअल लेवल पे सारे मेटा डेटा रखे जाते हैं और इसके हेल्प से डिफरेंट व्यूज किसी टेबल पर हम बनाते हैं। यूजर 1 को कोई और व्यू चाहिए, जैसे रोल नंबर, नेम, रिजल्ट पेरेंट को चाहिए या टीचर्स को चाहिए कि भाई वो स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है। लेकिन मैनेजमेंट को उस स्टूडेंट का एड्रेस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो रोल नंबर, नेम और उसका एड्रेस चाहिए। इसी तरह से किसी को केवल उसका रिजल्ट चाहिए, तो रोल नंबर और रिजल्ट। तो इस तरह से डिफरेंट व्यूज़ एक टेबल के हो सकते हैं। यही चीज कह रहा है कि ऑल व्यूज दैट आर थियोरेटिकली अपडेटेबल मस्ट आल्सो बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम। यानी यहाँ पर यदि हम किसी क्वेरी को, किसी व्यू को अपडेट कर सकते हैं, तो वो अपडेशन हमारे फिजिकल लेयर पर भी होना चाहिए। यही चीज लिखा है। इसको हम एक्सटर्नल व्यू कहते हैं, एक्सटर्नल और व्यू टू फिजिकल स्कीमा अपडेशन। यदि हम इस लेवल पर कोई अपडेशन करें, तो वो अपडेशन हमारा फिजिकल लेवल पर भी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द व्यू अपडेटिंग रूल। ऑल व्यूज दैट आर थियोरेटिकली अपडेटेबल मस्ट आल्सो बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम। और सिस्टम कहने का मतलब एट फिजिकल लेयर। रूल 7 कहता है हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, अपडेटिंग थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो भी हमारे पास डेटाबेस होते हैं, वो डेटाबेस को हम डिफरेंट क्वेरीज से भी एक्सेस करते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डेटा रखा हुआ है और आप सी लैंग्वेज से इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वैसे केस में क्या होगा, इसको डेटा को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए तो हम DBMS यूज़ करेंगे, लेकिन जब डेटा को हम स्टोर कर लिए, तो एप्लीकेशन में इस डेटा का रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका रिजल्ट क्या है, आपका रोल नंबर, नाम और आपका ग्रेड चाहिए। तो अ सक्सेसफुल डेटाबेस सिस्टम मस्ट possess the features of facilitating high level insertion, updates and deletion that can grant users the ability to conduct these operations with case थ्रू अ सिंगल क्वेरी। तो यहाँ पर यदि एप्लीकेशन के थ्रू हम कोई चीज़ इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका अपडेशन यहाँ पर भी होना चाहिए। यदि एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी उसका अपडेशन होना चाहिए। यही चीज़ कह रहे हैं, अपडेटिंग थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। यदि किसी SQL क्वेरी के थ्रू हम अपडेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन यदि ये डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो इसका इफेक्ट हमारे इस डेटाबेस पर भी होना चाहिए, यानी फिजिकल डेटा पर भी होना चाहिए और कंसेप्चुअल पर भी होना चाहिए। A successful database system must possess the features of facilitating high-level insertion, updates, and deletion that can grant users the ability to conduct these operations with ease through a single query. नेक्स्ट हमारा कहता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चेंजिंग ऑन फिजिकल स्कीमा डज नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। अभी आपको बताया कि फिजिकल डेटा हमारा 3 लेयर्स होता है। फिजिकल डेटा यानी डेटा ओरिजिनली किस जगह पे रखा हुआ है, स्टोर्ड कहाँ पे है। तो डेटा हमारा कई डिफरेंट लोकेशंस पर भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म में भी हो सकते हैं।
डुप्लीकेट फॉर्म में इसलिए रखते हैं कि भाई यदि एक लोकेशन का डेटा हमारा डैमेज हो गया तो दूसरी जगह से हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें, इसके लिए डुप्लीकेट भी रखते हैं। और यदि हम फिजिकल लोकेशन में जैसे मान लीजिए कि IRCTC रेलवे डिपार्टमेंट का सारा डेटा मुंबई में है और किसी कारणवश मुंबई से वो डेटा चेंज कर दिल्ली में कर दिया गया, तो अब मुंबई से दिल्ली में आपने डेटा को किया जरूर, लेकिन उसका इफेक्ट यूजर पे नहीं पड़ेगा। आप डेटा को मुंबई में रखिए, दिल्ली में रखिए, किसी और स्टेट में रखिए, किसी और जगह पे रखिए, लेकिन यूजर को वो डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए। तो यही चीज कहता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चेंजिंग ऑन फिजिकल स्कीमा डज नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। फिजिकल लेवल पर यदि या फिजिकल लेयर पर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन लेयर तक या एक्सटर्नल लेयर या कंसेप्चुअल के है वहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वो सारा चीज़ हमारा वैसे ही अवेलेबल होगा जैसे मुंबई में डेटा था और शिफ्ट कर दिया दिल्ली में तो भी वो वैसे ही मिलेगा। यही कहता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यानी फिजिकल लोकेशन पर चेंजिंग हमारे कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल व्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। आप डेटा को कहीं भी रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इसका उल्टा हो गया। चेंजिंग ऑन कंसेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा डज नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यदि हम चेंज करते हैं कंसेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा पर तो वो हमारा एप्लीकेशन लेयर पर कोई गलत या चेंजिंग न कर पाए, ये हमारा एश्योर करता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चेंजिंग ऑन कंसेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा डज नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स and activities should remain unaffected when changes are made to the logical structure of the data such as adding or modifying। यानी इस लेवल पर हम यदि कोई चेंज करें तो उसका इफेक्ट हमारे इस लेवल पे नहीं आना चाहिए। एक्सटर्नल पर या कोई एप्लीकेशन इस डेटा को एक्सेस कर रहा है जैसे सी वगैरह, तो वहाँ भी इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए यदि हम यहाँ पर कोई चीज चेंज करते हैं। रूल 10 कहता है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाइड ऑन द फिजिकल लेवल नॉट ऑन एप्लीकेशन। 3 लेवल आपको बताया। तो जो भी डेटा का कंस्टेंट है जैसे नॉट नल हो गया, प्राइमरी की का कंसेप्ट हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी का अकाउंट है तो हर बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को कहता है कि इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। यदि इस तरह का कोई कंस्टेंट उस एट्रीब्यूट उस टेबल के किसी एट्रीब्यूट पर लगा हुआ है जैसे बैलेंस एट्रीब्यूट है, तो ये चीज़ें हमारे एप्लीकेशन लेयर पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे फिजिकल लेयर पे होनी चाहिए, ताकि इंटीग्रिटी कंस्टेंट कोई भी रूल्स है वो हमारा हमेशा सब जगह एप्लीकेबल हो। तो यही कहता है इंटीग्रिटी कंस्टेंट शुड बी specified separately from application program and stored in the catalog, यानी डेटाबेस सिस्टम में होना चाहिए। कहने का मतलब फिजिकल लेयर पे होना चाहिए। दे शुड बी ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड बाय द डेटाबेस सिस्टम। तो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस जितने भी हमारे इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स वगैरह हैं, जो भी कंस्टेंट्स आप किसी डेटा पे डालना चाहते हैं, नॉट नल का हो, प्राइमरी का हो, या इस तरह का जो बैलेंस का रूल बताया, वो सारा कंस्टेंट, वो सारी कंडीशंस हमारे फिजिकल लेवल पे होने चाहिए। एप्लीकेशन लेयर से उसको कोई मतलब नहीं है। इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ दे रहे हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। एक्चुअल में रूल हमारा यही है जो रूल 10 इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस कह रहा है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस कहता है यदि डेटा को हम डिफरेंट प्लेसेस पर रखें तो भी हमारा डेटा ग्लोबली एक्सेसिबल होना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस शुड बी इनविजिबल टू यूजर्स
and the database system should handle the distribution transparently. आप डेटा को कहीं भी रख रहे हो, उससे यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और यूजर्स को उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, उसको सिर्फ डेटा एक्सेस होना चाहिए। तो ये रूल काफी पहले बना था, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट बहुत बाद में आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉड साहब ने डिजिटल एरा के आने के पहले ही ये सारी रूल बता दिया था कि ऐसे आप रख सकते हैं। तो DDBMS जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे कंसेप्ट उस समय ही उन्होंने दे दिया कि आप डेटा को कहीं भी रखें, यूजर को इसकी कोई जरूरत नहीं कि आप कहाँ पे रखे हैं, लोकेशन से उससे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ डेटा एक्सेस होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस कहता है। नॉन सबवर्सन रूल, नो सबवर्सन रूल, लो लेवल एक्सेस डज नॉट अफेक्ट द डेटाबेस सिस्टम। हमारे पास डेटा को एक्सेस करने के लिए SQL कमांड्स, SQL लैंग्वेज है, लेकिन एप्लीकेशन से भी उस डेटा को एक्सेस करते हैं, मगर कहीं कहीं पे लो लेवल पर भी हम लोग इस डेटा को एक्सेस करते हैं। तो लो लेवल पर यदि एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि लो लेवल पर एक्सेस कर रहे हो तो हाई लेवल या अदर प्लेस पर डेटा सही फॉर्म में नहीं मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंटरफेस लो लेवल पर वैसा ही रखिए ताकि डेटा जो यूजर्स को मिल रहे हैं वो उसी तरह से मिलते रहे जैसे कि इस लो लेवल के एक्सेसिंग के पहले था। इफ द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सेस टू लो लेवल रिकॉर्ड्स, देन द इंटरफेस मस्ट नॉट बी एबल टू डैमेज द सिस्टम एंड बाईपास सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जितने भी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है वो हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। आप एक्सेस लो लेवल से कीजिए, मगर वो हमारे फिजिकल लेयर पर जो भी एक्सेसिंग था, कंसेप्चुअल पे जो था, व्यू पर या एक्सटर्नल पर जो है, वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, आप जैसे भी एक्सेस करें। सो दीज आर ऑल अबाउट द कॉड रूल्स, जो कि एक्चुअल में 12 ही रूल है और एक रूल एक्स्ट्रा डाला गया है, जिसकी वजह से इसको 13 रूल्स हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।